घटनाचक्र पुनरावलोकन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मूल अधिकार के बारे में देखेंगे और इसमें से कौन-कौन से क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में देखेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चंस को देखने से पहले हम कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। मूल अधिकारों के बारे में देख लेते हैं कि इनका स्रोत क्या है, कहाँ से लिया गया है, किस अनुच्छेद में रखा गया है और इसमें संशोधन किया गया था तो कौन सा मूल अधिकार हटाया गया है। इस तरीके से सारी चीजें देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए, पहली बात हमें ये समझना है मूल अधिकार के बारे में। जो मूल अधिकार का उल्लेख है वो हमारे संविधान के भाग 3 में है। किस भाग में है? भाग 3 में है। और कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, से 35 के बीच में है। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार रखे गए हैं, इनका स्रोत क्या है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और इनको उपाधि मिली है मैग्ना कार्टा। इनको उपाधि क्या मिली है? मैग्ना कार्टा इनकी उपाधि मिली है। मैग्ना कार्टा इसको उपाधि मिली हुई है। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ जो मूल अधिकार है, वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। तो मूल रूप से कितने थे? मूल रूप में 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में अभी 6 हैं। वर्तमान में कितने हैं? तो 6 मूल अधिकार हैं। जिसको हटाया गया है वो कब हटाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 1978 में हटाया गया है। 78 में हटाया गया है और इसमें राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हटाया गया है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में इसकी कंडीशन क्या है? वर्तमान में इसका स्टेटस क्या है? तो ये संविधान में उल्लिखित है। और कहां पर उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 300 ए भाग 12 में उल्लिखित है। तो अनुच्छेद 300 ए और भाग 12 में उल्लिखित है। इस ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वर्तमान में संवैधानिक अधिकार नहीं है, तो अनुच्छेद वो सॉरी राइट टू प्रॉपर्टी, सॉरी इसमें मूल अधिकार कौन सा वर्तमान में मूल अधिकार नहीं है? तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार नहीं है। इसका उल्लेख अब कहाँ पर है? तो इसका उल्लेख जो 19 इसका उल्लेख अनुच्छेद 300 ए और भाग 12 में है। तो वर्तमान में इसमें 6 मूल अधिकार हैं। 6 मूल अधिकार में कौन कौन सा है? तो पहला अगर हम देखें इसमें तो समानता है। समानता अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता है, 19 से 22 अनुच्छेद है ये। तीसरा शोषण के विरुद्ध, के विरुद्ध 23 और 24। फिर धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में 25 से 28, 25 टू 28। फिफ्थ सांस्कृतिक और शैक्षणिक। 29, 30 और 6 कौन सा है? संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। तो ये वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे जो मूल अधिकार हैं उनकी विशेषता क्या है। इनकी विशेषताओं के बारे में कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, विशेषताओं में पहली विशेषता तो ये है कि ये परिवर्तनीय है।
ये कह सकते हैं कि ये वाद्य योग्य हैं, वाद्य योग्य हैं, या इनको बोल सकते हैं न्यायोचित हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और ये सरकार के अगेंस्ट में होते हैं। मतलब इनकी प्रकृति कैसी होती है? नकारात्मक होती है। प्रकृति कैसी होती है? तो ज्यादातर नकारात्मक होती है, लेकिन कुछ कुछ सकारात्मक, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनकी प्रकृति सकारात्मक भी है। तो प्रकृति इनकी नकारात्मक है और सकारात्मक भी है, लेकिन ज्यादा नकारात्मक है, नकारात्मक है। इसके साथ साथ अगर हम बात इसमें करें इसके निलंबन को लेकर के, तो इसका जो निलंबन है किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है। अभी हम इस पे डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि कैसे कर सकते हैं और किन किन फंडामेंटल राइट्स का निलंबन किया जा सकता है। निलंबन करेगा कौन? तो राष्ट्रपति करेगा। इसका निलंबन कौन करता है? तो इसका निलंबन राष्ट्रपति करता है, जिसके बारे में भी हम डिटेल में आगे देखेंगे कि कहाँ पर इसका निलंबन हो सकता है, किस आधार पर इसका निलंबन हो सकता है और किस आधार पर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मूल अधिकार में कुछ इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी जिसमें हम लोगों ने देख लिया कि इसका उल्लेख कहाँ पर है, इसका सोर्स क्या है, इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, इसको लिया कहाँ से गया है, किस अनुच्छेद के बीच में है, ये सारी बातें हमने देख ली। अब यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो याद रखना है, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा अभी आगे आएगा भी, कि कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, केवल इंडियंस यानी नागरिकों को प्राप्त है, केवल भारतीयों को प्राप्त। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30, ये पांच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांच ऐसे अनुच्छेद हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, यानी कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और यहाँ पर मैंने बताया कि एक और विशेषता, यहाँ पर जो नकारात्मक लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये नागरिकों के दावे हैं, नागरिकों के दावे दावे राज्य के विरुद्ध हैं, राज्य के विरुद्ध हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हमने कर ली है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में जैसे जैसे आता जाएगा उसके इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे आर्टिकल वाइज, जहाँ पर जो चीज़ बताने वाली है उसको हम आगे बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीधा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? तो उदार लोकतंत्र की बात की जा रही है। उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता के सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत कर देता है, यानी कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है वहां पर कौन सुरक्षा को नियत करता है, स्वतंत्रता की सुरक्षा को कर पाता है, इसकी बात नहीं। तो पहला ऑप्शन है एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका। क्या होती है? तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका एक ऐसी न्यायपालिका होती है जो कि सरकार यानी विधायिका या जो सत्तारूढ़ दल है उसके लिए प्रतिबद्ध हो, नहीं सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिकों की जो नागरिक विशेष मत रखते हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि न्यायपालिका जो है वो सत्तारूढ़ दल या कह सकते हैं कि जो सरकार है, जो सरकार है उसकी नीतियों के लिए प्रतिबद्ध हो, नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध हो, कमिटेड हो, नीतियों के प्रति कमिटेड हो। तो अगर कोई न्यायपालिका सरकार के या सत्तारूढ़ दल के लिए अगर प्रतिबद्ध होगी, कमिटेड होगी, तो वो कैसे वहां की स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर पाएगी? इसलिए इसका ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरा है शक्तियों का केंद्रीकरण। देखिए शक्तियों का केंद्रीकरण का मतलब है कि किसी एक के पास में शक्तियां हों, या बोल सकते हैं कि जो शीर्ष नेता होते हैं, मतलब सबसे ऊपर है नेता, शीर्ष नेताओं के ऊपर शीर्ष नेताओं के पास में शक्तियां हों, शीर्ष नेताओं के पास शक्तियां हों, के पास शक्तियां हों। और जब शीर्ष नेताओं के पास में शक्तियां होंगी तो वहां पर क्या हो जाता है? तो वहां पर बहुत चांसेस होते हैं कि वहां पर तानाशाही हो सकती है। तो जब तानाशाही होगी तो वहां पर हम ना तो सरकार की आलोचना कर सकते हैं, ना ही अपनी हम बात रख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ये भी नहीं होगा।
दूसरी बात, निर्वाचित सरकार। अब यहाँ पर क्या है, निर्वाचित सरकार इसका आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जो सरकार है वो जो अल्पसंख्यक होंगे उनका, उनके स्वतंत्रता की जो, मतलब नागरिकों की स्वतंत्रता है वो प्रभावित हो सकती है। अल्पमत नागरिकों की, अल्पमत नागरिकों की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है, स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। तो अगर किसी की भी स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है तो वहां पर तो सुरक्षा की गारंटी नहीं हो सकती, स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी नहीं हो सकती, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा डी, शक्तियों के पृथक्करण। अब यहाँ पर सवाल, शक्तियों के पृथक्करण का मतलब क्या है? शक्तियों के पृथक्करण का मतलब ये होगा कि सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 अंग सरकार के होते हैं, न्यायपालिका। तो इसमें विधायिका कार्य है कानून बनाना या कानून में बदलाव करना, कानून बनाना। इसका जो काम है वो कानून को लागू करना है, और इसका काम क्या है, ये देखना कि कानून संविधान के हिसाब से बना हुआ कि नहीं, फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो नहीं कर रहा है, इस तरीके से। तो तीनों अपना अपना जब काम करते हैं, और तीनों एक दूसरे को, सबको कंट्रोल करते रहते हैं कि कोई किसको कंट्रोल कर रहा है, कोई किसको कंट्रोल कर रहा है। तो वहां पर क्या होता है कि जो स्वतंत्रता है नागरिकों की, उसकी स्वतंत्रता मिल जाती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अब यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण की बात की गई, तो हमारे संविधान में जो आर्टिकल 50 है वहां पर शक्तियों के पृथक्करण की बात की गई है। तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका में कार्यपालिका से न्यायपालिका, सॉरी विधायिका नहीं, न्यायपालिका, न्यायपालिका का पृथक्करण की बात की गई है, पृथक्करण की बात की गई है। और ये आर्टिकल 50 कहां पर है? तो डीपीएसपी में, राज्य के निर्देशक तत्व में। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहता है कौन सा सही है। तो देखिए, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया। ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया, वहां पर मूल अधिकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। अगस्त प्रस्ताव ने मूल अधिकारों को शामिल किया, ये भी गलत है। और कृष्ण मिशन ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया, ये भी गलत है। एक बात यहाँ बस समझ लीजिएगा अगस्त प्रस्ताव के बारे में। अगस्त प्रस्ताव पहली बार संविधान सभा को स्वीकार किया, पहली बार संविधान सभा को स्वीकार किया। आप उसके जो प्रावधान पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसने कहा था हमारे लोगों के प्रति एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता है मूल अधिकार। ये किसके बारे में बोला गया है? जो मूल अधिकार है वो हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सब विश्व के लिए विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। ये किसने कहा था? तो स्टेटमेंट सीधा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। फिर क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार क्या है? तो वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने बताया था अभी ऊपर कि मौलिक अधिकारों को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, वाद योग्य है। लेकिन डीपीएसपी हैं जो, मतलब नीति निर्देशक हैं, वो वाद योग्य नहीं है, वो अवाद योग्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मूल अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि, क्यों कहा जाता है? संविधान में उल्लिखित है, ये भी सही है। यह प्रजातांत्रिक होता है, नहीं। यह लोक कल्याणकारी है, ये भी नहीं है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, ये सही है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, तो ये भी सही है, क्योंकि संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, ये हमने अभी पहले आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 4 और 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ये गलत है, क्योंकि हमने बताया था अभी कि इसका निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। प्रधानमंत्री के निर्देश निलंबित हो सकते हैं,
ये भी नहीं है कि प्रधानमंत्री बोल दे तो निलंबित कर दिया जाए, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते, ये भी नहीं है। निलंबित कब होंगे? तो ये निलंबित होंगे जब आपातकालीन स्थिति होगी, तो ये निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर निलंबन को लेकर के हम कुछ बातें आपको डिटेल में बता देते हैं कि कब निलंबित होंगे और कब निलंबित नहीं होंगे। देखिए, इसका निलंबन आपातकाल की स्थिति में होगा, और आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। यहाँ पर मैं डिटेल में इसको समझा देता हूँ कि अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 352, सॉरी 52 नहीं है, 352, 352 में आपातकाल की बात की गई है। आपातकाल नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, क्या बोला गया है? तो इसमें ये जो आपातकाल लागू होता है, इसके 3 आधार हैं: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, 3 इसके आधार हैं। तो जब राष्ट्रीय आपात युद्ध, बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू होता है, तो उस टाइम सभी फंडामेंटल राइट्स निलंबित होते हैं। फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है? निलंबन होता है। और इस कंडीशन में अनुच्छेद 21 और 20 का निलंबन नहीं होता है। निलंबन नहीं होता है। और अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा हुआ है, तो सबका फंडामेंटल राइट का तो निलंबन होगा, निलंबन होगा, लेकिन अनुच्छेद 19, 20 और 21 का निलंबन नहीं होगा, निलंबन नहीं होगा। अनुच्छेद 358 है, 358 है, इस 358 में आर्टिकल 19 के निलंबन से संबंधित है, और आर्टिकल 359 जो है ये अन्य फंडामेंटल राइट्स के निलंबन से संबंधित है, लेकिन 20 और 21 को छोड़ करके, 20 और 21 को छोड़ करके। छोड़कर, तो इस तरीके से हमने देखा इसमें कि जो आपातकाल है, मतलब नेशनल इमरजेंसी है, उसके टाइम पर कौन से फंडामेंटल राइट्स का निलंबन हो सकता है, कौन से फंडामेंटल राइट का निलंबन नहीं हो सकता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं होता है। अनुच्छेद 19 का निलंबन निलंबन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं होता है, बाकी युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर हो सकता है। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए, और इसमें ये बात करनी है कौन सा सही है। देखिए, इसमें एक बात समझ लीजिएगा, जो ये राज्य कृत्य के विरुद्ध गारंटी है, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि राज्य के विरुद्ध गारंटी ही है। दूसरा क्वेश्चन है कि इसका उल्लेख संविधान के 3 में है, ये भी सही है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, तो ये भी सही है। वैसे तो ये राजनीतिक न्याय ही सुनिश्चित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय को कौन सुनिश्चित करता है? तो डीपीएसपी, जिसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की बात नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जैसे बिल ऑफ राइट्स है उसके भांति ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट 4 है वो गलत है, और इसका ऑप्शन 3 सही है, 1, 2 और 3, यानी कि सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधायिकाओं द्वारा, विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? आर्टिकल 13। देखिए, आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 यहाँ पर होता है कि जो संघ और राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे
जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता है या न्यून करता है। मतलब समझ लो, बड़ा सिंपल सा है कि जो भी कानून केंद्र सरकार या राज्य सरकार बनाएगी, यानी केंद्र सरकार का मतलब यहाँ पर है कि जो पार्लियामेंट यानी कि संसद जो कानून बनाएगी या राज्य विधानसभा जो कानून बनाएगी, वो ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो कि जो मौलिक अधिकार हमको छीनता हो या कम करता हो। तो अगर ऐसा होता है कि ये लोग ऐसा कानून बनाते हैं कि जिससे मूल अधिकार कम होते हैं या खत्म किया जाता है या छीनता है, तो ऐसे कानून का उल्लंघन, ऐसे कानून जब बनाए जाते हैं तो उनके उल्लंघन पर पार्लियामेंट क्या करता है, न्यायपालिका क्या करती है, इसको शून्य घोषित कर देती है। अब यहाँ पर बात करते हैं अनुच्छेद 245 किसकी बात करता है। तो अनुच्छेद 245 केंद्र और राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार की बात करता है। अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर। और अनुच्छेद 32 की बात करते हैं तो ये क्या है, तो हम सबको पता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात यहाँ पर की जाती है। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संवैधानिक सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायपालिका उसको शून्य घोषित कर देती है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 में है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार पांच अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। कौन कौन सा समता का अधिकार की बात की जा रही है। ठीक है, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, 14 से 18 के बीच में। तो इसमें 5 अनुच्छेद आते हैं। कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो अनुच्छेद 14, 14, 15, 16, 17 और 18। अनुच्छेद 14 जो है वो किसकी बात करता है, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता की बात करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इसके आधार पर राज्य कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, यानी भेदभाव को प्रतिबंध लगाता है, भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। इसमें जो आप देखेंगे एग्जाम में सबसे जो क्वेश्चन पूछा गया है तो अनुच्छेद 17 से जुड़ा हुआ है, अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो हमने बताया था 5 अनुच्छेद हैं। कौन कौन से हैं, 14, 15, 16, 17 और 18। 13 नहीं आता है इसलिए 14, 15 एंड 16। 2, 3, 4, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 14, 15, 16 है वो इसी से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 14 से जुड़ा हुआ है। देखिएगा यहाँ पर समता अनुच्छेद 14, फिर कानून का समान संरक्षण अनुच्छेद 14। अच्छा, अनुच्छेद 12 क्या है, तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य में क्या क्या आता है। और अनुच्छेद 13 मैंने बताया कि मूल अधिकारों से असंगत जो कानून होगा वो शून्य होंगे, मूल अधिकारों से असंगत। असंगत का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, असंगत का मतलब है अगर कोई मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, कोई सरकार बनाती है ऐसे कानून जो उसका उल्लंघन करता है तो वो शून्य हो जाते हैं। 16 भी क्वेश्चन क्या कहता है कि कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक अधिकारी को
अनिर्देशित या अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन है? तो अनुच्छेद 14 का यहाँ पर उल्लंघन माना जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 तो मैंने बताया ही आपको, अनुच्छेद 32 कैसे जुड़ा हुआ है संवैधानिक उपचारों से। अनुच्छेद 44 कैसे जुड़ा हुआ है? तो अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता की बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 32 तो हमने पहले ही बताया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अनुच्छेद 28 जो है वो कुछ शिक्षण संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के संबंध में, धार्मिक शिक्षा के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 17 में है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? विधि का नियम का मतलब क्या है? देखिए, विधि का नियम का मतलब है सबके लिए एक कानून होगा, एक कानून होगा और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 18, धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। तो हमने बताया था कि धर्म के आधार पर, मूल वंश, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर अनुच्छेद 15 यानी कि आर्टिकल 15 जो है वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध करता है, यानी समता का अधिकार अनुच्छेद 15 इसके आधार पर अनुच्छेद 15 करता है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये 5 बैकग्राउंड हैं जिनके आधार पर प्रतिषेध को प्रतिबिंबित करता है, प्रतिषेध को वो मतलब सॉरी जो विभेद है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, विभेद को प्रतिषेध करता है, जो विभेद है उसको क्या करता है? रोकता है, निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि मद्रास राज्य बनाम दोराइजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार संशोधित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी, गैर अनुदान प्राप्त भी हैं, प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ा वर्गों, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व जनजाति है तो आरक्षण की सुविधा प्रदान करते हैं? तो वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल यहाँ पर है 15(5). अब यहाँ पर अगर हम अन्य अनुच्छेदों की बात करें, 15(4) की बात करते हैं या हम 16(4) की बात करते हैं, 16(5) की बात करते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है? देखिए, 15(4) जो अनुच्छेद है इसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान की बात करता है। 15(5) हमने आपको बता दिया। 16(4) में क्या है? जो 16(4) है उसमें सरकारी नौकरियों में पर्याप्त जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है उनके आरक्षण की बात करता है। और 16(5) में धार्मिक संस्थाओं को जो मतलब जो अनुयायी हैं उनको विशेष प्रावधान कर, धार्मिक संस्थाओं के धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। तो 16(4) में आरक्षण की बात करता है, नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको रिजर्वेशन की बात करता है, आरक्षण की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान की बात करता है? तो 16(4) और 15(4) की बात करता है।
अब यहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं कि जो अनुच्छेद 340 है, आर्टिकल 340 है, 340 है, उसमें राष्ट्रपति चाहे तो, इसमें क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति अगर चाहता है, राष्ट्रपति चाहे तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है, चाहे तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है। तो इसके आधार पर दो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, एक 1953 में और दूसरा 1979 में। तो पहला पिछड़ा वर्ग था आयोग, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था। पहले पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता काका कालेलकर ने किया था, काका कालेलकर ने किया था। और दूसरे जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, इसकी अध्यक्षता वीपी मंडल ने किया था। संविधान अध्यक्षता की इनकी रिपोर्ट को लागू किया था 1990 में। जो रिपोर्ट है उसको कब लागू किया गया था? 1990 में लागू किया गया था। तो अब तक दो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है, मतलब गारंटी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद इसमें 16 जो है वो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है, अनुच्छेद 16(1) और 16(2). क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, समानता का जो मौलिक अधिकार है, यानी कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, 5 अनुच्छेद है, उसमें आर्थिक समानता की बात नहीं कही गई। कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं आर्टिकल 14 में, अनुच्छेद 14 में। समाई समानता की बात करते हैं अनुच्छेद 15 में। और अवसर की समानता की बात किसमें की जाती है? आर्टिकल 16 यानी 16 में। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकती है। स्टेटमेंट सही है। रीजन, समान लोगों में विधि समान होगी तथा और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। ये बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है, इसकी ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 में क्या है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने में सक्षम किया है? तो इसमें क्या है कि जो केस हुआ था रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982, केस कौन सा है इसके लिए? रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982। इसमें यही बात की गई थी कि प्रस्तावना में जो समाजवाद है, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 16 है, इन तीनों को एक साथ जब पढ़ेंगे तो समान कार्य के लिए समान वेतन के निगमन हेतु मौलिक अधिकार की बात की गई है। और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो सेम है, यही, उसमें कोई अंतर नहीं है। क्या क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद को किसके साथ पढ़ने पर समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार को परिभाषित करता है? तो प्रस्तावना हो गई अनुच्छेद 14 और 16 हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, देखिए 4 बार क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अब इसमें आप देखेंगे तो अस्पृश्यता का उन्मूलन किससे किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में किया गया है। और इसके आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28 से 33 के बीच में, यानी 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, यहाँ तक सेम इसका क्वेश्चन पूछा गया है, यही क्वेश्चन पूछा गया है, बस उसके लैंग्वेज में डिफरेंस है और कोई नहीं है।
तो अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 21 में क्या बोला गया है? तो अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि जो जीवन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और 14 तो हमने आपको बताया ही है, विधि के समझ समता की बात की जाती है। विधि के समझ समानता की बात की जाती है। तो हमने जैसा बताया कि क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28, 29, 31, 32, 33 जो है वो सब इससे जुड़े हुए हैं। देखिएगा इसमें सेम चीज पूछ रहा है यहाँ पर। ये देखिए क्वेश्चन, अस्पृश्यता की समाप्ति अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। छुआछूत किससे संबंधित है यहाँ पर? तो अनुच्छेद 17। फिर अनुसूचित जाति और जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? 17 के अंतर्गत दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर बात आती है अनुच्छेद जो 20 है, उसमें क्या बात की गई है? तो अनुच्छेद 20 में अपराध के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। अपराध के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। 19, 18 तो मैंने बता दिया। 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत ये हमने बता दिया है। 17 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 33, तो अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण को प्रदान करता है। तो शोषण तो अनुच्छेद 22, 23 और 24 है। स्वतंत्रता 19 से 22 के बीच में है। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 है। तो बचता कौन सा है? समता का अधिकार 14 से 18। और ये स्पर्शता का उन्मूलन किसमें है? तो आर्टिकल 17 में। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? मतलब ये हुआ कि भारत में अस्पृश्यता को कैसे समाप्त किया जा सकता है? कानून बनाकर, कानून बनाया भी गया है, और शिक्षा की उन्नति से ये भी, जन जागरण से ये भी, नौकरी में प्रवेश दिलाकर ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखे देखिए, संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को बनाया है के द्वारा क्या कहा है कि ये जो अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है कि अगर कोई इसको बढ़ावा देता है या इसको फॉलो करता है तो इसके लिए दंडनीय अपराध के रूप में इसको माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। ठीक है, ये सही है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति, ये भी सही है। और इससे क्या होता है? अस्पृश्यता से क्या होता है? जो सामाजिक असमानता है वो बढ़ती है। सामाजिक असमानता बढ़ती है। अब थोड़ी सी इसके बारे में बात समझ लेते हैं कि अस्पृश्यता का जो परिभाषा है, इसकी जो व्याख्या है अस्पृश्यता की, इसकी व्याख्या ना तो संविधान में है, जो व्याख्या है वो संविधान में भी नहीं है, और इसके साथ साथ में जो कानून बना था, अभी हमने ऊपर आपको बताया था, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, यहां पर भी नहीं है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 यहां पर भी नहीं है। ठीक है, तो इससे ए और आर सही है और इसकी व्याख्या भी
कर रहा है। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन होगा। 36 क्वेश्चन नंबर है, कौन सा वर्ग भिन्न है? अब यहाँ पर देखिएगा जो पहला आता है वर्ग, यानी कि अनुच्छेद 14, 15 और 16, ये तीनों समानता की बात करते हैं। और इसके साथ साथ अगर देखें तो 15, 16, 15, 16 और 19, ये वो अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। ओनली सिटीजन्स, या बोल सकते हैं इंडियंस, केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो एक हिसाब से इसका आंसर डी भी हो सकता है और एक हिसाब से इसका आंसर ए भी हो सकता है, तो इसमें दोनों आंसर सही है, ए और डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अब कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। तो 19 से 22 के बीच का मतलब क्या है? अनुच्छेद 19, 20, 21 और फिर अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? भाषा मतलब भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब हम कुछ अपनी बात रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। 21 तो हम सबको पता है, प्राणिक देह स्वतंत्रता, प्राणिक दैहिक स्वतंत्रता। और 22 किसके बारे में है? तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंध संरक्षण प्रदान करता है। गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करते हैं। लेकिन यहां पर एक अनुच्छेद और है, अनुच्छेद 21A। यह अनुच्छेद 21A क्या बोलता है कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, और ये राइट टू एजुकेशन जो है ये कब जोड़ा गया है? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 38 इसको हम दो पार्ट में करेंगे। आधे क्वेश्चन एक पार्ट में करेंगे और आधे क्वेश्चन दो पार्ट अगले पार्ट में करेंगे, नहीं तो वीडियो पे बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो ये किसमें है? तो हमें पता है अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे, अच्छा अनुच्छेद 19 में क्या है कि अगर आप 19 को देखें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक अनुच्छेद आता है, इसी में जो पार्ट आता है वो प्रेस की स्वतंत्रता होती है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, और ये 19(1)A में है। और इसके लिए जो केस है वो इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर केस कौन सा है? इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये बात बोली गई थी, 1985 का केस है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19(1) में प्रदान की गई है। ठीक है, अब यहीं पर अनुच्छेद 22 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 22 किसकी बात करता है? तो अनुच्छेद 22 जो है हमने बताया था कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बात करता है, और 21, 14 तो पता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रेस की स्वतंत्रता, जो एग्जैक्टली मैंने बताया अभी क्वेश्चन को क्या है 19 में 19(1)A में बात की जा रही है। कौन से प्रेस इसमें प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? तो 19 में। देखिए क्वेश्चन जो है ये कई बार रिपीट होने लगा है यहाँ पर। 19 फिर से क्वेश्चन वही आ रहा है कि प्रेस की आज़ादी की बात की जाती है तो 19(1)A में।
समाचार पत्रों का स्वतंत्रता किसमें है? तो 19(1) ए में। ठीक है, 19(1) ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 19(1) के तहत ये नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? देखिए, अनुच्छेद 19 में भी ये बात बोली गई है, जो अनुच्छेद 19(3) है, उसमें ये बात बोली है कि आप एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, यानी कि शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। सम्मेलन का अधिकार दिया गया, तो कहता है कि इसमें कौन सा नहीं आता है? घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, यही नहीं है। ए, इकट्ठा होने का अधिकार, यह बता दिया। एकत्रित जनता जिनके हाथ में हथियार नहीं, ये भी सही है। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। हाँ, प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध कब लगा सकता है? तो प्रतिबंध तब लगाएगा जब अखंडता और एकता भंग हो रही होगी, यानी अखंडता और एकता की अगर उसमें तोड़ने की बात की जा रही है भारत को, तो फिर ऐसे प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, यहाँ पर बात लिखी हुई है कि संप्रभुता या प्रभुता, अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन आरोपित करने वाली विधि बना सकती है सरकार। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता? देखिए, प्रतिबंध लगाने का आधार तो कई हैं, लेकिन अवांछनीय आलोचना, अगर आलोचना आप करते हैं तो उसके लिए सरकारी का आलोचना कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके ऊपर कोई वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। किस आधार पर लगाया जा सकता है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराधी के उद्दीपन के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं देह स्वतंत्रता के संबंध में स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21। और ठीक यही क्वेश्चन अगला क्वेश्चन भी है, 47 क्वेश्चन नंबर भी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है? यहाँ पर क्या बात की जा रही है? सिद्धांत को सम्मिलित किया जा रहा है, वो कौन सा है? अनुच्छेद 21। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये वादा रखिएगा किसमें है? अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। इसके संबंधित दो केस हैं, जिसमें एक केस है सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, और दूसरा केस है मेनका गांधी केस। ये 1967 का है, ये 1978 का है। तो इसमें विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण दिया गया। तो एक बात ध्यान रखिएगा नोट में, देश के अंदर भ्रमण यानी घूमना किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 19 में। लेकिन विदेशी आना, देश के बाहर जाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में है। देश से बाहर भ्रमण, दोनों फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन पहला वाला देश के अंदर वाले की बात की जाएगी तो कहाँ है? अनुच्छेद 19 में है, और देश के बाहर का अनुच्छेद 21 में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 49, जो क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? देखिए, समय समय पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है? मूल अधिकार की व्याख्या करता है, और मूल अधिकार की व्याख्या करके उसको उसमें शामिल करता रहता है। जैसे इसमें आवास का अधिकार, ये हमारा मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 में आप देखेंगे कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर रखा हुआ है कि वो मूल अधिकार माना गया है। विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, हमने अभी बताया था आर्टिकल 13, 16 और 14, 16 और समायोजित शब्द को पढ़ने पर
ये समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, यानी कि प्रियम्बल में, प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द लिखा है वो, प्लस अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16, इन सबको पढ़ेंगे तो ये होगा। इसको अनुच्छेद 21 में बात की गई, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, डी होगा। अब यहाँ पर लिस्ट दी गई है पूरी, देखिएगा यहाँ पर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या क्या आता है, विभिन्न निर्णयों से क्या जो रखा गया इसमें वो क्या क्या है। देखिए, अच्छे पर्यावरण का अधिकार, दूसरा है शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंबन के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य जल का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। और भी हैं, अगर आप देखेंगे तो और मिल जाएंगे, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनको एक बार रीड कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन आए तो गलत नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि एक रह गया क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 रह गया। निम्न अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 एक डी और अनुच्छेद 21 को मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है? तो कौन सा है? एकांतता का अधिकार। सूचना का अधिकार 2005 में पास हुआ, लागू हुआ था। आरटीआई एक्ट 2005 प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 है कि व्यक्ति निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो इसमें बात की जा रही है व्यक्ति के जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर। तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार कौन सा? अनुच्छेद 21 भाग 3, ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार है? अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 53 में सेम क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो कोई भी व्यक्ति अपनी मनपसंद का अगर विवाह करना चाहता है तो उसके लिए अनुच्छेद 21 में बात की गई है कि वो उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है, और ये जीवन साथी चुनने का अधिकार इसमें दिया गया है। और ये किस केस की बात की जा रही है, किस केस में कहा गया है? तो एक एनजीओ है शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ, जो कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन इस पे दिया था। क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है कि निम्न में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? तभी हम लोगों ने देखा था कि किसमें अनुच्छेद 21 में कौन कौन से चीजें आती हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं आती है। तो इसमें मृत्युदंड नहीं आता है। और इससे जुड़ा हुआ केस कौन सा है? तो जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जुड़ा हुआ केस कौन सा है? जगमोहन सिंह जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑफ उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55, इनमें से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? इसके बारे में हमने डिटेल आपको बता दिया है। अनुच्छेद 21 और 20 निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया है? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है, और इसके बारे में हमने आपको बताया भी था कि जो मूल अधिकार है वो शिक्षा का मूल अधिकार कब जोड़ा गया? तो 2002 में 66वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, तो इसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को अधिकार दिया गया है। तो कौन सा ये मूल अधिकार है हमारा? इसके बारे में देख लेते हैं। जो अच्छा, यहाँ पर मूल अधिकार में कहा कब जोड़ा गया? तो 66वें संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया, और अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया मूल अधिकार में। डीपीएसपी में अनुच्छेद 45 जोड़ा गया 45, और फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य
जो ड्यूटी है, इसमें अनुच्छेद जो 51A है उसमें 11th यानी 11वां फंडामेंटल राइट जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 साल के बच्चों की बात की जा रही है, इसमें 6 साल तक के बच्चों की बात की जा रही है, और इसमें फिर 6 से 14 साल तक के बच्चों की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा था? देखिए, शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया और फिर से लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार भी है, मौलिक अधिकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा राज्य। राज्य 6 से 14 वर्ष तक, 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। सही है। आर क्या है? एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार के लिए व्याख्या करता है। अपरिहार्य व्याख्या के लिए परिहार, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात की जाती है कि जो संविधान, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध द्वारा निम्नलिखित में से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? तो शोषण के विरुद्ध कौन सी चीजें परिकल्पित है? तो मानव देह का व्यापार, बंधुआ मजदूरी का निषेध अनुच्छेद 23 में आता है। उन्मूलन अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में आएगा। अल्पसंख्यकों की बात करता है तो अनुच्छेद 29 में आएगा। और कारखानों, जब कारखानों की बात की जा रही है तो कारखानों एवं खदानों बच्चों का निषेध, नियोजन का निषेध किसमें है? आर्टिकल 24 में। सॉरी, ये 30 में आएगा, अनुच्छेद 30 में रहता है ये वाला, 30 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शोषण के विरुद्ध, तो अनुच्छेद 23 और 24 आता है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा? सी। अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चन देखेंगे 61 से लेकर के 66 के बीच में, 66 तक, वो सब क्वेश्चन इसी आर्टिकल से जुड़े हुए हैं, 23 और 24 से। बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 24, और 23 किससे है? तो मानव दुर्व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 24 में क्या है? तो ये पूर्ण निषेध है, मतलब बालकों को कारखानों में मतलब उसमें वो काम, कोई भी इनसे काम नहीं करवा सकता, तो पूर्ण निषेध है। फिर वही क्वेश्चन आ रहा है कि कारखानों में बालकों का निषेध, अनुच्छेद 24, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मूल अधिकार संबंधित निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों से शोषण संबंधित है? 24। फिर है ICCPR यानी इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिक्स राइट्स के अनुच्छेद 24 में बाल अधिकार को सुरक्षा प्रदान की गई है। तो यहाँ तक क्वेश्चन इससे थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशमन के अभिशमन से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसमें क्या होगा? अनुच्छेद 20। इससे जुड़े हुए, मतलब ये जो अनुच्छेद 20 है इसके बारे में मैंने बताया था कि ये जो अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्ध, लिख देता हूँ यहाँ पर, लिखा भी है, अब इसमें लिख देता हूँ, अपराधों के लिए दोष सिद्ध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंध में संरक्षण। तो अनुच्छेद 20(2) क्या कहता है?
किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 20(3) क्या कहता है, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 20। अब क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 20(3) में बोला गया है, आर्टिकल 23 में बोला गया है। फिर क्वेश्चन कह रहा है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित अभियोजित नहीं किया सकता, यह अनुच्छेद 20(2) में किया गया, बात की गई है। फिर बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा है, अनुच्छेद प्रदान करता है कौन, 22। मतलब कि अनुच्छेद जो 22 है वो क्या बोलता है, कुछ दशाओं में कुछ दशाओं में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा सुमेलित नहीं है की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 71 में अगर देखें हम तो इसमें क्वेश्चन 22 क्या बोलता है, 22 कहता है स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार, सही है ये। अनुच्छेद 22(4) क्या कहता है, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाना प्रेरित करता है। मतलब कि अगर किसी को डिटेंशन में रखा गया है तो 3 माह से अधिक डिटेंशन में रख सकते हैं। अनुच्छेद 22(2) क्या कहते हैं, संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। ये इसका स्टेटमेंट गलत है, संसद नहीं करती है। 22 क्या कहता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए कितना चलाए बंदी बना सकता है, 3 माह के लिए। 3 माह के लिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने माह तक बंदी बनाया जा सकता है, 3 माह के लिए। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अपने अधिकार का मामला बन सकता है, उसके अधिकार का मामला बन सकता है। स्टेटमेंट गलत है। अगला स्टेटमेंट है कि कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है, ये सही है। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 75, तो इस मूल अधिकार वाले चैप्टर में लगभग 140-42 क्वेश्चन है, इनमें से हमने आधे कवर कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 से जो बचे हुए 142 क्वेश्चन, मतलब 142 तक हैं, हम वहाँ तो देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। कैसे लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।